हाँ जी, लक्ष्य सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए वो है आपका चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, जिसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आता है, चाहे वो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से आ जाए या फिर आपके जो अप्रोच जो थ्योरीज हैं एनआई एनओआई और उसमें क्या नाम है विद टैक्स विदाउट टैक्स वाली जो चीजें हैं वो सब आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस चैप्टर में क्या है सर, इस चैप्टर में ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए। और ये हमारा पार्ट थर्ड है, इसका मतलब 2 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। लिवरेज का भी 30 मिनट्स का कम का है, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का है, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट उसका है। अगला टॉपिक किसका डालू, 2 चीजें मैंने सोची है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, या डिविडेंड डिसीजन, तीनों में से जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वो मैं डाल दूंगा। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक भी कर दिया है। मैं चलता हूं स्ट्रेट टू द पॉइंट कि कल आपका एग्जाम है और पूरी एफर्ट्स डाल देते हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन आता है जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक में, वो होता है डेट इक्विटी। कितने डेट लें, कितना इक्विटी लें ताकि ईपीएस हमारा मैक्सिमाइज हो जाए, और ईपीएस के साथ पी रेशियो का भी कंसेप्ट आता है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी होता है जहां पर ईपीएस सेम आता है, इसका भी एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है फाइनेंशियल बीईपी का। तो नॉर्मल बीईपी में जब आप आपके जो जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश जैसे एक्सपेंडिचर है उनको हटा के नॉर्मल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वगैरह से, या फिर आप उनकी वो कॉस्ट वाली बातें होगी। अगर आप उनको जितने भी फाइनेंस के खर्चे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट पे करना है या डिविडेंड पे करना है प्रेफरेंस का, तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो जो इनकम आपके एक्सपेंडिचर को, फाइनेंस के एक्सपेंडिचर को पूरा कर ले उसी को फाइनेंशियल बीईपी बोलते हैं। फिर कुछ थ्योरीज आपकी स्टार्ट हो जाती है यहां से। तो या तो थ्योरी से क्वेश्चन आएगा या इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल एमएम अप्रोच, और एमएम में विदाउट टैक्स विद टैक्स। एमएम अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबको पता है, लेकिन सिर्फ एमएम आ जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसी बहुत बार बच्चे गलत फहमी के साथ जाते हैं और पेपर में आपको इन टॉपिक से भी क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो अब मैं स्ट्रेट जल्दी जल्दी से आपको चीजें बताना शुरू करता हूं। और चीजें बताने के लिए मैंने सबसे पहले किसको चुना है, चीजें बताने के लिए मैंने चुना है आपके स्टडी मटेरियल। एक बार मैं आपका ओपन कर लेता हूं, तो ये रहा स्टडी मटेरियल। तो पहले जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस वाले, ये रहा, जिसमें कितने परसेंट डेट ले कितने परसेंट इक्विटी। कई बार क्वेश्चन आया उसमें क्या नाम है गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का मैं आपको सिखाता हूं, जरा सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे। कह रहे मैं आपको सिखाता हूं, जरा सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे। कह रहे सपोज दैट अ फर्म हैज ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर 10 ईच। ध्यान रखना एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि करंट में अभी कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी स्ट्रक्चर है। फर्म वांट्स टू रेज 2.5 लाख एज टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट एंड कंसीडरिंग 3 अल्टरनेटिव्स, यानी कि अभी उनके पास 10 लाख रुपए हैं, 2.5 लाख रुपए और चाहिए उनको। ठीक है, उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 है टू इशू 25,000 ऑर्डिनरी शेयर 10 ईच का, या फिर 2.5 लाख के 8% इंटरेस्ट पे आप अपने बोरो कर लीजिए अमाउंट को, या फिर 2500 प्रेफरेंस शेयर्स को क्या नाम है ले लीजिए इफ द फर्म्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये तो एक चिंटू क्वेश्चन है जिसमें उसने बोल दिया कि जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर लोगे और उसके बाद जब आपके पास 12.5 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी उस पे आपका ये अर्निंग आएगी। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं तो व्हाट इफ वाली चीजें भी बताऊंगा। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि क्वेश्चन ये बोलता कि अभी हमने जो 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं उसमें जो करंट लेवल ऑफ ईबीआईटी है, जो करंट लेवल ऑफ ईबीआईटी है उस पे है 2 लाख रुपए का, और वो बोलते सेम लेवल इज एक्सपेक्टेड, सेम लेवल इज एक्सपेक्टेड इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो उसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उनका मतलब ये है कि सेम ईबीआईटी है, लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि सेम ईबीआईटी है उनका? इस बात से मतलब आंसर इज नो, सेम ईबीआईटी नहीं है। इस बात से मतलब ये है कि रेट सेम रहने वाला है, यानी कि अगर 10 लाख रुपए पे 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो इसका मतलब 20% उनकी करंट लेवल ऑफ ईबीआईटी है या आरओआई है, और सेम रेट इज एक्सपेक्टेड का मतलब है 2.5 लाख पे भी आप फिर 20% ही कमाएंगे, जो कि 2.5 लाख आ जाता है, या 2,25,000 जो भी आएगा। आप एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताना कितना आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो सेम लेवल ऑफ ईबीआईटी क्या नाम है बताते हैं, सेम लेवल ऑफ ईबीआईटी जो है आपका वो रेट को लेके है, ना कि सेम ईबीआईटी को लेके। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो तीनों में आपने ईबीआईटी 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 लिख दिया। इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में आएगा, डेट फाइनेंसिंग में, जो कि कितना है इंटरेस्ट जो है आपको कितने पैसे चाहिए थे, इंटरेस्ट जो है आपको पैसे चाहिए थे कितने कितने कितने, मैंने कहा जल्दी से आ जाता हूं, 2.5 लाख फाइनेंस के लिए चाहिए और 8% है, तो 2.5 लाख का 8% आपने यहाँ पे निकाल दिया, ये है 20,000। तो इंटरेस्ट आपने माइनस कर दिया, फिर ये पीबीटी आ गया, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, ये सब चीजें आपने करनी। प्रेफरेंस डिविडेंड थर्ड ऑप्शन में था, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, 2.5 लाख का कितने परसेंट है प्रेफरेंस डिविडेंड, 2.5 लाख का कितने परसेंट है, 8% प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दिया 20,000 रुपए का, और लास्ट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, यहां पर होता है गड़बड़ शेयर आउटस्टैंडिंग निकालने में। देखो सेकंड ऑप्शन में उसने क्या बोला था कि वो इक्विटी जो पहले से हैं वो ही रहेंगे,
थर्ड ऑप्शन में भी जो इक्विटी पहले से हैं वही रहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था उसने कहा मैं इक्विटी शेयर्स लेना चाहता हूं 10 रुपए के, यानी कि 25,000 के इक्विटी शेयर्स और बढ़ जाएंगे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ईपीएस निकल गया। लेकिन जब थोड़ा सा टेक्निकल बनाएगा क्वेश्चन तो क्या होगा, देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपसे कहीं एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने सारे फाइनेंस के खर्चे निकाल लें और उतना प्रॉफिट कमा लें उसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यानी कि अगर आप इंटरेस्ट कमा लें तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा, अगर प्रेफरेंस नहीं तो वही फाइनेंशियल बीईपी होगा। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्वेश्चन में है तो डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ताकि उतना टैक्स भरने के बाद आप क्या नाम है इस चीज को कमा सके। तो वो वाला पॉइंट, ये आपका फॉर्मूला एक एग्जाम में हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में आपसे पूछे तो इसे जरूर देख के जाइएगा। अब आते हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे, जो कि थोड़ी सी अब लेवल की इलस्ट्रेशन हो गई है। देखिए, बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 लाख है, कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। करंटली इट्स अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट, अभी 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 100 लाख रुपए लगा के 60 लाख की अर्निंग है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। करंटली इट्स अर्निंग एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, कंपनी शेयर आर लिस्टेड एंड कोटेड थ्रू द रेंज ऑफ 50 से लेके 80 तक, यानी कि अभी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का 50 से लेके 80 तक है। मैनेजमेंट वांट्स टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट यानी कि 100 लाख पहले से है, 50 लाख और आएंगे। ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 40 लाख रुपए की। मैंने कहा ठीक है, यानी कि अगले 50 लाख रुपए जब ऐड कर लोगे आप तो 40 लाख की इनकम आ जाएगी। टू रेज एडिशनल कैपिटल, उनके पास ये सारी ऑप्शन है। अब क्या करें, मैंने कहा ऑप्शन छोड़ो, आप यहां से शुरू करते हैं। तो यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स 60 लाख रुपए का तो पहले से था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट में 40 लाख और कमा लोगे आप, तो यानी कि जो आपका ईबीआईटी है वो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। फिर आते हैं सर इंटरेस्ट किस में माइनस करना है। तो मैंने कहा कंपनी ने क्या कहा था, जरा ध्यान से देखो। अभी कंपनी के पास सिर्फ क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, यानी कि अब ऑप्शन डिसाइड करेगा कि कौन से ऑप्शन में हम डेट ले रहे हैं, कौन से ऑप्शन में इक्विटी ले रहे हैं और कौन से ऑप्शन में हम क्या नाम है प्रेफरेंस ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला इक्विटी शेयर्स इशू कर दो एंटायर एडिशनल अमाउंट की, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 है मार्केट में कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 25। अब जरा ध्यान से सुनना, कई सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे कि फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, या कई सारे बच्चे गलती कर देंगे 15 से डिवाइड कर देंगे। भाई मार्केट वैल्यू बोला है प्रीमियम 15 का है, तो यानी कि शेयर्स कितने में बिकेगा, शेयर्स बिकेगा आपका 25 रुपए का। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स जब आप निकालोगे तो जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी डिवाइड बाय 25 करोगे। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर क्या करना है सर, मुझे यही करना है। देखो आपको 50 लाख रुपए चाहिए और 10 + 15 यानी 25 का एक शेयर है, तो 2 लाख नए शेयर हो जाएंगे, तो टोटल न्यू शेयर इतने हो गए। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि हम इक्विटी इशू करें आधे की, और आधे के लिए 25 लाख रुपए के लिए इक्विटी इशू करें, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है इनकेस द कंपनी कैन इशू शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच। प्रीमियम ऑफ 40 का मतलब है यानी कि इस समय पर आपके जो कंपनी में शेयर्स का प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 50 सिर्फ सी पार्ट के लिए, और वो 25 लाख की इक्विटी और 25 लाख के डेट। तो इसका मतलब मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक तो फर्स्ट ऑप्शन में बढ़ने वाले हैं और थर्ड ऑप्शन में भी बढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन में 50 लाख ना लेके आधी अमाउंट लूंगा और 10 + 15 ना करके 10 + 40 करूंगा, तब आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो ये हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए। अब सर अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट जब हमें निकालना हो तो 50 लाख का 8% तो ऑप्शन नंबर 2 में पूरा, 50 लाख का 16% तो ऑप्शन नंबर 2 में पूरा पूरा होगा, और उधर 25 लाख का 16% होगा। तो 50 लाख का 16% कितना आ जाएगा इंटरेस्ट में, ये रहा 8 लाख आ गया, और 25 लाख का 16% आ गया 4 लाख। बस अब क्या करना है, अब आपको सीधी सीधी चीजें माइनस करनी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऊपर निकाल ही लिए हमने, तो देखते हैं किसमें आता है। तो ईपीएस हाईएस्ट किसमें आ रहा है, ईपीएस हाईएस्ट आ रहा है सेकंड वाले ऑप्शन में, जब आप क्या ले रहे हैं, जब आप ले रहे हैं डिबेंचर्स पूरे पूरे। ठीक है, तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए, शाहजी स्टील लिमिटेड रिक्वायर्स 25 लाख फॉर अ न्यू प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपए व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान। इसका मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, जो भी चीजें हैं वो सोच रहे हैं। कंपनी कंसीडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग ईपीएस। ध्यान से सुनना, जहां ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना ईपीएस का, कई बार आपके क्वेश्चन में क्या होगा जरा देखना, प्लान ए प्लान बी, ये मैं एडिशनल चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करें। ये 10 रुपए है और ये 12 रुपए है, ध्यान से सुनना। और क्वेश्चन में पीई रेशियो भी गिवन था। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर पी रेशियो गिवन था तो यहां पर पी रेशियो था मान लीजिए 2.5 और यहां पर पी रेशियो था 2। तो अगर जब मैं इनको यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो अमाउंट आता है वो आता है मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मार्केट प्राइस इसका हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 24। अब सवाल क्या आया सर, इसका ईपीएस ज्यादा है और इसका मार्केट प्राइस, ईपीएस कम है मार्केट प्राइस ज्यादा है। ठीक है, और दूसरे वाले का सर उसका ईपीएस ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। तो अब क्या करें,
मार्केट प्राइस, ये ईपीएस ज्यादा है और मार्केट प्राइस, तो अब क्या होगा, तो जब भी ईपीएस और मार्केट प्राइस की लड़ाई होगी तो ध्यान रखना मार्केट प्राइस जीत जाएगा, और जो भी आपको ऑप्शन लगाना है वो मार्केट प्राइस के बेस पे लगाना है। और कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है ईपीएस ना दिया हो, पी रेशियो गिवन हो और मार्केट प्राइस गिवन हो, तो उससे आप ईपीएस निकाल सकते हैं, या पी रेशियो निकालने के लिए भी बोल सकता है। तो क्या करोगे, पी रेशियो निकालने के, तो यहाँ पे ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपको पी रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, तो वो आपका रेशियो आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं। तो अब उन्होंने कहा डिसाइड कर रहे हैं भाई, अब डेट लेना चाहते हैं 2.5 लाख का या 10 लाख का या 15 लाख का। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज किया उसने, कह रहे 25 लाख रुपए चाहिए, या तो हम 2.5 लाख का डेट लेंगे, इसका मतलब 2.5 लाख का डेट लेंगे तो 2250 की इक्विटी लेंगे, अच्छा 10 लाख का डेट लेंगे तो 15 लाख की इक्विटी लेंगे, और 15 लाख का डेट लेंगे तो 10 लाख की इक्विटी लेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर हम जो भी लेंगे करंटली वो 150 है, बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन एट 125 इन केस द फंड्स बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। अब 10 लाख से ज्यादा कौन से वाले ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो जब थर्ड ऑप्शन की कैलकुलेशन आप करेंगे तो उसमें जो आपका इक्विटी शेयर जो 150 का है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालोगे तो आप 150 से डिवाइड करोगे, ऑप्शन नंबर 2 में भी जब आप निकालोगे, क्योंकि 10 लाख तक का ही होता है, 10 से ज्यादा लेने पर आपका जो मार्केट प्राइस इक्विटी का है वो कितना हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा, सॉरी 125 हो जाएगा। तो जब आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे थर्ड ऑप्शन में तो 125 से निकालेंगे। फंड्स कैन बी बोरोड 10% पे अप टू 2.5 लाख, ये है कैच, इसमें एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। तो 2.5 लाख तक निकालोगे तो 10% पे मिलेगा, 15% पे निकालोगे तो 2.5 लाख का, सॉरी पहले 2.5 लाख आपको 10% पे मिलते हैं, अगले 2.5 लाख आपको 15% पे मिलते हैं, और 10 लाख तक और 10 लाख से ऊपर जाओगे तो 20% पे मिलेगा। तो यानी कि ये इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आप 2.5 लाख तक का लोन ले जाओगे तो भाई 10% का मिलेगा, 7.5 लाख का लेने जाओगे तो 15% का, और रिमेनिंग वाला जो है, रिमेनिंग वाला यानी पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले केस में हमें 2.5 लाख का लोन लेना था तो वो तो 10% पे मिल जाएगा। अगले वाले केस में हमें 10 लाख का लोन लेना था और उसने कहा था 10 लाख तक तो आपको 15% पे दिलवाऊंगा, तो 7.5 लाख रुपए मुझे चाहिए 15% पे, और जो ऊपर वाले हैं 15 लाख वाले यानी कि 10 से ऊपर वाले वो मिलेंगे 20% पे। अब क्या करना है सर, हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालना है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, तो ये रहा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। जब पहला ऑप्शन था 2.5 लाख वाला वो तो 10% पे मिल जाएगा, दूसरे ऑप्शन में 10 लाख चाहिए तो 2.5 लाख मिलेगा 10% पे, और बाकी 7.5 मिलेगा 15% पे, 2.5 लाख मिलेगा 10% पे, 7.5 15% और बाकी के 5 लाख है वो 20% पे मिलेंगे। इस तरीके से निकला इंटरेस्ट। अब आते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, तो जितने भी पैसे रिमेनिंग रह गए, अगर 2.5 लाख मैंने उससे लिया था डिबेंचर से तो बचे 2250 डिवाइड 150 से होगा। अगर मैंने 10 लाख का लोन ले लिया तो 15 लाख बचे इक्विटी के लिए और 150 से डिवाइड होगा। लेकिन जब मैंने 15 लाख का क्या नाम 10 लाख का लोन लिया था, जब मैंने 15 लाख का लोन लिया था तो बचे 10 लाख रुपए, और उसे क्योंकि लोन ज्यादा हो गया तो मार्केट में फर्क पड़ा, इसलिए 125 का शेयर हो गया और ये 800 शेयर 8000 शेयर्स बचे, और उनका सभी का ईपीएस निकाल दिया और कुछ भी। तो ये ईबीआईटी ईपीएन एनालिसिस में कम से कम इतने क्वेश्चन कर लोगे आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटेन्ड अर्निंग्स का, आई होप आप कर लेंगे, मेरे कहने से करके जरूर चले जाना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे जाए। तो मैं आया वापस कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो सर मैंने आपको कौन कौन सी चीजें बता दी हैं, मैंने डेट इक्विटी रेशियो बता दिया है, फाइनेंशियल बीईपी बता दिया। अब आते हैं इंडिफरेंस पॉइंट पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट? इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है देखो जरा ध्यान से, और सारे बच्चे ना प्रैक्टिस मैनुअल भी करके जाएंगे। प्रैक्टिस मैनुअल मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, सारे बच्चे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस भी देख के जाएंगे, इनके ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, लेवरेज है, सारे क्वेश्चन एक बार रीड करके चलेंगे, कोई नया क्वेश्चन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट ये कहता है कि ये जो यार तुम अलग अलग ये निकाल रहे हो ना, क्या नाम है, अलग उस पे ईपीएस अलग आ रहा है, अलग पोजीशन पे ईपीएस अलग आ रहा है, ये सब मत करो आप, हम बताते हैं आपको क्या करो। वो कहते हैं ऐसे लेवल ऑफ ईबीआईटी निकाल दो ना जिससे आप सारी चीजें सॉल्व कर सको। मैंने कहा कैसे? उसने कहा एक क्वेश्चन लो, उस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला रख दो आप। फॉर्मूला मतलब ये ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है क्या, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्सेस, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और इधर भी कुछ ऐसा ही लिख दो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दूसरा वाला, दूसरे ऑप्शन में जितना भी आ रहा है, 1 माइनस टैक्सेस, प्रेफरेंस डिविडेंड और N2 यानी कि नंबर ऑफ शेयर 2। अब क्वेश्चन में जैसा भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल उसने कहा इंटरेस्ट 20,000 का है, टैक्स रेट 50% है, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो 80,000 रुपए है, ठीक है 80,000 है। तो बताओ क्या करना है, 80,000 ही है या 20,000? एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ 80,000 ही, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ब्याज 40,000 का है, टैक्स रेट उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000 है। अब जब इस क्वेश्चन को मतलब मान लीजिए ये वाली चीज इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, इसमें भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मुझे गिवन है, तो मुझे क्या चाहिएगा, इंटरेस्ट चाहिएगा, टैक्स रेट गिवेगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड है भी तो माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो ईबीआईटी को काटना नहीं है आपको और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो जब ईबीआईटी को इधर उधर करोगे 10 लाख रुपए का, तो इसका मतलब ये आएगा कि आप दोनों ही फाइनेंशियल ऑप्शन में से कोई भी फाइनेंशियल ऑप्शन चुन लीजिए, चाहे डेट
वाला, चाहे इक्विटी वाला है, कम डेट वाला, कम इक्विटी वाला। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहाँ पर इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों ही ऑप्शन में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, यानी कि ईबीआईटी एक ऐसा लेवल है जो इन दो एग्जांपल्स में जो भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा उसमें उनका ईपीएस सेम आएगा। तो ये चीज मैंने यहां पर रख के देखी तो दोनों ही केस में जो ईपीएस आ रहा है वो ₹1.5 का आ रहा है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी और बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं सर थ्योरीज पे। थ्योरीज में कौन सी थ्योरी है सर? पहली थ्योरीज है एनआई अप्रोच, दूसरी थ्योरी है एनओआई अप्रोच और तीसरी थ्योरी है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का ही मिक्स करके है, और जो एमएम अप्रोच है उसमें विदाउट टैक्स और विद टैक्स वाला कंसेप्ट है। तो एक लेक्चर मैं आपको दूंगा सिर्फ कौन सा वाला? विद टैक्स वाला, बाकी सारी चीजें मैं आपको करा देता हूं। देखो एनआई अप्रोच का क्या मतलब है, उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे हम नेट इनकम को लेके। देखो जरा ध्यान से, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो आप नेट इनकम अप्रोच में, तो उसने कहा नेट इनकम मिलती है इक्विटी को। और इसे समझाने के लिए ना मैंने इतने सुंदर एग्जांपल दूंगा आपको कि एक बार में समझ में आएगा। देखो जरा ध्यान से, चलो 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 चलो, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं एक इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं और आप मुझे बताओगे कि, हालांकि बताओगे नहीं, मैं लाइव नहीं लेता ये सारी चीजें, मुझे लगता है बच्चे का टाइम वेस्ट होगा। बच्चा देखेगा जो चीज उसे देखनी है और अपना काम पे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया EAT और यही मैंने नेट इनकम मान ली। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने कहा थ्योरी भी पढ़ के जाना, इनकी थ्योरी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंटरेस्ट किसको मिलता है? उसने कहा इंटरेस्ट तो केडी वालों को मिलता है, यानी वैल्यू ऑफ डेट वालों को मिलता है। मैंने कहा नेट अर्निंग किसको मिलती है? नेट अर्निंग मिलती है केई वालों को, यानी कि इसे वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलेंगे। तो ये किसको मिलता है? इसे बोलेंगे ओवरऑल कैपिटल। ये किसको मिलता है? वैल्यू ऑफ फर्म वाले को। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे वैल्यू निकालनी है, तो बताओ कैसे वैल्यू निकलेगी? तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नेट इनकम अप्रोच से चलो, तो नेट इनकम अप्रोच का मतलब यह है कि वो आपसे पहले कह रहा है नेट इनकम निकालो, और उसके बाद जब नेट इनकम आ जाएगी तो वो इक्विटी को मिलती है। तो जितने परसेंट अमाउंट आपकी इक्विटी को मिल रही है उसे डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगी। इस तरीके से बातें इसमें कह के चलते हैं। देखिए जरा ध्यान से फॉर्मूले। जब क्वेश्चन बोल रहा है नेट इनकम अप्रोच से चलो, तो अब कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, कब ईबीआईटी, हमें समझ में नहीं आता। तो भाई नेट इनकम होती किसकी है? नेट इनकम इक्विटी वालों की होती है, उसे हम केई के नाम से जानते हैं। तो ऊपर रखो नेट इनकम और डिवाइड कर दो केई से, तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगी। और जब वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी होगी तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आपने निकाल ली, नेट इनकम इक्विटी को ही मिलती है, और वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। एनओआई मतलब अप्रोच का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और ऑपरेटिंग इनकम को ईबीआईटी बोलते हैं। और ईबीआईटी किसको मिल रहा है? वैल्यू डेट वालों को मिल रहा है, आंसर इज नो। इक्विटी वालों को मिल रहा है, आंसर इज नो। तो ये किसको मिल रहा है? पूरी फर्म को। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए आपको ईबीआईटी डिवाइड बाय केओ निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, और नहीं होगी तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC करके। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे वैल्यू ऑफ फर्म तो हमने निकाली, तो अब क्या करें? तो वैल्यू ऑफ डेट आपको कभी नहीं निकालना पड़ेगा। तो नेट इनकम अप्रोच में आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हो, उसके बाद डेट को ऐड कर देते हो, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है। जब ऑपरेटिंग इनकम के अप्रोच चलोगे तो उसमें ऑलरेडी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, और वैल्यू ऑफ फर्म में से फिर आप वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे, तो उसे वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलते हैं। और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इसमें, वो एक बार आप देख लेंगे, अगर हैं तो मैं ही दिखा देता हूं। देखो रूपा लिमिटेड की ईवीआईटी है 5 लाख रुपए की, कंपनी के पास 10% 20 लाख के डिबेंचर्स हैं, इक्विटी कैपिटल केई गिवन है। अब केई गिवन है तो आपको भी पता है कौन सा अप्रोच चलेगा भाई? नेट इनकम अप्रोच चलेगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी अप्रोच लगाए। तो भाई अगर आपको केओ गिवन है तो ओवरऑल कैपिटल वाली लगाओगे, केई गिवन है तो नेट इनकम लगाओगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया? मैंने कहा ईवीआईटी निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा, टैक्स इसमें होता नहीं है, वो आपको पता है, अजम्पशन रहती है इसकी। तो ईबीटी और नेट इनकम है 3 लाख, और केई मुझे गिवन है 16%, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 1875, और 1875 के पास 20 लाख के डिवेंचर थे, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मैंने निकाली, वैल्यू ऑफ डेट ये रहा पूरी ओवरऑल फर्म। अब ओवरऑल फर्म का प्रॉफिट था 5 लाख, और पूरी वैल्यू ऑफ फर्म है 38,75,000। तो क्या मैं केओ निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। जितनी इनकम हो रही है, जितनी इन्वेस्टमेंट में हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 12.9% इसका केओ आ गया। और बिल्कुल सिंपल सवाल था। आगे चलता हूं, एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। ये सेम क्वेश्चन ऐसा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेरा मन है आपको एनओआई अप्रोच का एक क्वेश्चन कराना। देखो जरा ध्यान से, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं सर नेट इनकम से करें या नेट ऑपरेटिंग इनकम से करें। तो भाई जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी वैसी तो करोगे, अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हो? अमिता लिमिटेड की ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी 5 लाख रुपए है, फर्म का कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, ठीक है सर। करंटली फर्म एम्प्लॉय कर रही है 15 लाख डेट का, बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, यानी कि मुझे क्वेश्चन में केओ गिवन है, और केओ का इस्तेमाल मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी से करता हूं, तो 5 लाख रुपए ये अवेलेबल है मेरे पास। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को नेट इनकम अप्रोच से सॉल्व कर सकता हूं? तो सर मुझे नेट इनकम के लिए क्या चाहिए? जल्दी से चाहिए मुझे नेट इनकम के लिए ईबीटी तक पहुंचना पड़ेगा, उसमें से इंटरेस्ट तो वो तो माइनस कर दूंगा, लेकिन क्या मेरे पास केई है? आंसर इज नो। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इस क्वेश्चन को आप नेट इनकम से करें। तो कौन सी इनकम बची?
चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या कहती है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ईबीआईटी चाहिए और 15% चाहिए, और दिमाग में पता है क्या रखना, आप दिमाग में ये रखना जो मैंने आपको अभी समझाया था। क्वेश्चन ने मुझे ईबीआईटी गिवन है और केओ गिवन है, तो जब ऊपर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होता है। अगर मुझे क्वेश्चन नेट इनकम तक निकालने तक की इंफॉर्मेशन दे दे कि ईबीआईटी ये है, इंटरेस्ट ये है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये रही, तो क्वेश्चन को मैं नेट इनकम अप्रोच से सॉल्व करूंगा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 5 लाख रुपए के आपके पास क्या है, 5 लाख रुपए के आपके पास ईबीआईटी है, 15% के ओ गिवन है, तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। और डेट कितने के थे सर, डेट थे 15 लाख रुपए के, तो 33,33,333 माइनस 15 लाख के डेट है मेरे पास, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ इक्विटी का रेट अगर मुझे निकालना हो तो कैसे पता चलेगा सर, आप ये देख लो कि इक्विटी वाले कमा कितना रहे हैं। तो 5 लाख रुपए के ईबीआईटी है और 10% 15 लाख का डेट चला जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 1.5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख में से 1.5 लाख हटाऊंगा तो 3.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो 3.5 लाख रुपए की बचत होगी नेट इनकम में, जिसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,33,333 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा तो के निकल के आ जाएगा। और आई होप आपको ये दोनों अप्रोचेस समझ में आई होंगी। अब आते हैं फटाफट से अगली वाली बात पे। ट्रेडिशनल अप्रोच कोई अप्रोच नहीं है, जैसा क्वेश्चन दिखेगा वैसा आप कर देना। विदाउट टेक्स को दूसरा अप्रोच बोलते हैं एनओआई अप्रोच, यानी कि जो मैंने आपको एनओआई अप्रोच में बताया है वही इसके अंदर आता है। लास्ट अप्रोच रह गई है एमएम अप्रोच विद टेक्स। अगर आपको एमएम अप्रोच विद टेक्स्ट चाहिए तो मुझे आप कमेंट करेंगे, उसको मैं सेपरेटली विद क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन के साथ अपलोड कर दूंगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आई होप आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बता दिया मैंने आपको। सेम लेवल ऑफ ईबीआईटी का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हो गया, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस हो गया, फाइनेंशियल बीईपी हो गया और आपकी अप्रोचेस हो गई। और इसमें से 100 200% है कि क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। और अगर एमसीक्यू में मिल जाएगा तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके आंसर्स जल्दी जल्दी आ जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव में तो आने के चांसेस ही रहते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। मुझे आप बताना अगली वीडियो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की लाऊं या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की लाऊं या डिविडेंड डिसीजन की लाऊं, कमेंट करके बताएंगे। और सारे बच्चे मेरा 15,000 का, देखो वीडियो खत्म होने के बाद बोल रहा हूं मैं, 15,000 का आपका सब्सक्राइबर टारगेट है मेरा। और थ्रू आउट द जर्नी पूरी, जब से एग्जाम शुरू हुए और उससे पहले भी, अगर आपको हमारे चैनल की मेहनत अच्छी लग रही है तो आई होप मेरी ये रिक्वेस्ट आप जरूर मानेंगे और हमारी फैमिली को आज 15,000 पहुंचा देंगे। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करिए और इस बार एग्जामिनेशन लेके रहनी है।